आज जो है कि मैं बहुत सारी बातें मैं करने वाला हूँ और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि मैं कौन से बैकग्राउंड से आता हूँ और इस बिज़नेस में जो है कि कैसे सफल हुआ। और इन सारी चीज़ों के पीछे जो है कि पहले तो मैं बता दूँ, मेरा नाम प्रेमराज जायसवाल है और मैं इस वक़्त मुंबई में रहता हूँ और बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से जो है कि मैं आता हूँ। बहुत ही सिंपल ऑर्डिनरी बैकग्राउंड। तो मैं आप लोगों को जो कुछ भी शेयर करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कि बहुत अलग-अलग बैकग्राउंड से, अलग-अलग लाइफ़ के अलग-अलग लैडर से जो है कि यहाँ अटेंड कर रहे होंगे और बहुत सफल होंगे ज़िंदगी में। और आज जब मैं अपनी बातें जब मैं शेयर कर रहा हूँ, तो मेरा पर्पज़ आप लोगों को सिखाना तो एकदम नहीं है, मेरा तो मन ही नहीं है कि मैं आपको सिखाऊँ ऐसा। लेकिन हाँ, मैं कुछ अपनी ऐसी बातें जो मैं शेयर करूँगा, जो मैंने प्रैक्टिकली अपने लाइफ़ में फ़ील किया, महसूस किया, मैंने किया, शायद उसमें आपको कोई चीज़ सीखने जैसा मिल जाए, तो आप उसे ले सकते हैं। तो मैं जो है कि आप लोगों के बीच अपना एक्सपीरियंस, अपना जर्नी शेयर करूँगा और मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा इसके बारे में बताऊँगा। तो मैं फ्रेंड्स, मैं आप ही को एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को एक होप देना चाहता हूँ, एक उम्मीद देना चाहता हूँ कि प्रेमराज जायसवाल अगर इस बिज़नेस में अगर सफल हो सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो है कहीं से भी जो है कि सफल हो सकता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ और आप जब एंड होगा सेशन, तो आप ये समझ पाओगे कि वाक़ई अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। पहली चीज़, मैं जब इस बिज़नेस में जब आया था, तो अगर मैं बात करूँ तो मेरा क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत पढ़ा-लिखा नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई रिच बैकग्राउंड है और ना ही मेरे पास बहुत पैसे थे, मैं बहुत मालदार फैमिली से नहीं आता हूँ और ना ही मुझे बहुत ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश या बहुत सारी चीज़ें ऐसा बोलने में मुझे नहीं आता। फिर भी जो है कि मैं सफल हूँ। तो मैं आप लोगों को यही चीज़ कहता हूँ कि यही चीज़ आज अगर मैं सफल हूँ, तो आप भी सफल हो सकते हो। यही उम्मीद, यही होप आपको मैं दे रहा हूँ। क्योंकि कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में कुछ दे पाएँ किसी को, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो है होप, उम्मीद। जैसे अगर आप देखेंगे कि एक पेशेंट है, अगर पेशेंट को लेके जाता है कोई व्यक्ति, घर के सारे लोग लेके जा रहे हैं और पेशेंट जो है कि एकदम एकदम बहुत बुरी कंडीशन में है, जैसे हॉस्पिटल के गेट पे जाता है और डॉक्टर कहता है, "अरे! इसको लेके आए हो? ये तो मरने के कगार पे है। इसका मतलब बेकार है, अभी सिचुएशन ठीक नहीं है इसकी। क्यों लेके आए हो?" सोचो कि उस वक़्त वो पेशेंट ज़िंदा हो और अगर ये बातें वो सुनेगा तो उसकी हालत क्या होगी? वो तो बिना डॉक्टर के पास अंदर हॉस्पिटल में जाने से पहले ही वो मर जाएगा, राइट? लेकिन वहीं पे एक दूसरा डॉक्टर कहता है, "क्या सही टाइम पे आप लेके आए हो?" और वो पेशेंट के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, "तुम चिंता मत करो। तुम यहाँ से जब आ गए हो, तो यहाँ से तुम हेल्दी या फिट एंड परफेक्ट होके जो है कि आप रिटर्न जाओगे अपने घर। सोचो, दवाएँ बाद में काम करेगी, इंजेक्शन बाद में काम करेगा, लेकिन उसके शरीर का अंदर का जो फीलिंग है, जो केमिकल रिएक्शंस है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने लगेंगे, तो दवाएँ बहुत ज़्यादा काम करेगी और उसकी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव आएगा। तो फ्रेंड्स, वही होप जो है कि मैं आपको देना चाहता हूँ कि जहाँ पर मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं थी, फिर भी जो है कि मैं सफल हो पाया। तो मैं अपनी जर्नी अगर आपको शुरुआत करूँ, तो मैं बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से आता हूँ। बहुत सारे क्लास होते हैं, मिडल क्लास, अपर क्लास, मिडल मिडल क्लास, लोअर क्लास, जो सबसे नीचे वाला लेटा हुआ जो क्लास होता है ना, मैं वहाँ से आता हूँ, जहाँ पे कुछ भी नहीं था मेरे पास, समझो तो। और मैं बात करूँ तो मैं नॉर्थ इंडिया से बिलॉन्ग करता हूँ और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ड्रीम, बहुत सारे सपने थे और बहुत स्ट्रगल था। जब मैं अपने गाँव में रहता था, तो मैं जब पढ़ रहा था, तो बहुत स्ट्रगल देखता था और बहुत सारे सपने थे। कई बार जो है कि पढ़ने के लिए भी प्रॉपर तरीके से पैसे नहीं थे, कपड़े के लिए भी ज़्यादा नहीं था, कुछ भी तो नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं मेरे पिताजी जो है कि मुंबई में रहते थे और एक कंपनी में काम करते थे। एक डाइंग कंपनी थी, वहाँ पे सुपरवाइज़र थे वो। और मैं हमेशा उनको कहता था, उस वक़्त तो एक ज़माना था, लेटर वाला ज़माना था, फ़ोन वाला तो था नहीं। तो लेटर पे लिखता था, पिताजी मुझे आने का मौका दो, पिताजी मुझे आने का मौका दो और मेरे पिताजी बार-बार कहते थे, तुम अगर आ गए, तो मैं मुंबई में ₹2500 की नौकरी करता हूँ, 2500 ₹2500 की नौकरी करता हूँ, बेटा मैं खुद खाऊँगा या तुमको उसमें खिलाऊँगा, तो तुम आना नहीं। और मैं हमेशा जो है कि अपने मन को मार लेता था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मैं जब मुंबई जाऊँगा ना, तो ही कुछ सफलता मिलेगी, कहीं तो कुछ होगा, कुछ बेहतर हो पाएगा ज़िंदगी में। और एक दिन जो है ना कि माइंड थोड़ा-सा खटक गया और ड्रीमर्स तो था ही मैं कि यार एक चीज़ देखो, आज तक जितने भी सफल लोगों को आप देखोगे, उनके अंदर एक चीज़ तो ज़रूर रही है कि वो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, पैशन था।
तो इस तरह की चीजें मुझ में भी थी, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या करें। और एक दिन अपने पिताजी की मर्जी के बगैर मैंने ट्रेन पकड़ी, चालू डब्बे में धक्के मुक्के खाते हुए मैं मुंबई पहुंचा। जब मैं मुंबई पहुंचा, 2001 की मैं बात कर रहा हूं, और जब मैं मुंबई पहुंचा तो सुबह का टाइम था। जब मैं अपने घर पहुंचा, अपने पिताजी के यहाँ जहाँ वो रहते थे, जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे पिताजी ने दरवाजा ऐसे खोला। स्लम एरिया में रहते थे, झोपड़पट्टी में। लोकेशन था चेंबूर, नगर का नाम था सुस्वागतम नगर, में वहां की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मेरे को देखने के बाद उनको ये हैप्पीनेस नहीं थी, उनके चेहरे पे खुशी नहीं थी कि मेरा बेटा इतने जर्नी करके पहली बार अकेले आया है। उनके चेहरे पे खुशी नहीं थी, मैं देख पा रहा था। उनको दुःख था कि बिना मेरे मना करने के बावजूद भी मेरा चला है, मेरा बेटा मेरा मानने वाला नहीं है। तो ऐसा उनको अंदर-अंदर खुन्नस थी थोड़ी-सी, और मैं उनके चेहरे पे भाँप सकता था। मुझे याद है, मुझे भी बहुत तकलीफ थी, लेकिन मैंने पिताजी को उस दिन वचन दिया। मैंने कहा, पिताजी, वो जो चौखट होती है ना दहलीज, पार करने से पहले मैंने उनको वचन दिया, पिताजी आप चिंता मत करो, आपको इसी बात का डर है ना कि अब मैं कैसे खाना, मेरा खाने का जुगाड़ क्या होगा, मैं पढ़ाई कैसे करूंगा और इसका कहीं मैं बोझ न बन जाऊं, इसी बात की आपको फिक्र है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपने पढ़ने का, ना ही आप मैं अपने खर्चे का आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। ये सारा जुगाड़, सारी चीजें जो है कि मैं खुद करूंगा। आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। तो मैं तो चला, घर में तो चला गया, लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, दिन भर बेचैन रहता था। और अब जर्नी शुरुआत हुई, मैं अपना सर्टिफिकेट जो है कि लेकर अपने गाँव से भाग भाग कर आया था, और बहुत लेट आया था, सितंबर का महीना था। और जब मैं आया था तो चारों तरफ अगस्त या सितंबर का महीना था, और उस टाइम जो है कि मैं लगा अपना एडमिशन कराने के लिए मुंबई के बहुत सारे कॉलेज में मैं गया। जब मैं कॉलेज में जब जा रहा था तो कहीं, क्योंकि कोई सोर्स नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी, और मैं पिताजी से कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि मैं खुद ही मजबूर था। तो मैं करीब 17 कॉलेज जो है कि मैं मुंबई में गया अपना एडमिशन कराने के लिए, लेकिन एक भी कलमुए को मेरे ऊपर दया नहीं आई, एक भी बंदे ने मेरे को हाँ नहीं बोला कि तेरा एडमिशन हो जाएगा। बहुत ऐसा लगता था कि 1 साल फिर बीत जाएगा, पता नहीं फिर ज़िंदगी का क्या होगा। और उसी दरमियान जो है कि मैं एक और कॉलेज में जब मैं गया तो प्राइवेट कॉलेज था, और वहाँ का प्रिंसिपल ने कहा कि तेरा एडमिशन हो जाएगा। तो मैंने कहा वाह! मुझे तो मन में ऐसा लगा वाह! एक जगह तो बोल दिया बंदे ने कि एडमिशन हो जाएगा। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश था, मैं कितना हैप्पी था कि चलो अपना 1 साल बच गया। मैंने कहा यस सर, तो फिर कर लीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, तुमको डोनेशन देना पड़ेगा, 25,000 रुपया। माय गॉड! ऐसा लगा जैसे किसी ने थाली का परोसा हुआ खाना ऐसा रखा, और जैसे निवाला हाथ उठाने को गए, छीन लिया। होप टूट गया, ऐसा लगा कहाँ से 25,000 रुपया? सर 25,000 रुपया मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास पॉसिबल नहीं। वो तो उसने मुझे डाँट कर भगा दिया। मुझे मजबूरन जो है कि हटना पड़ा, वहाँ से जाना पड़ा, लेकिन मैं 2 दिन 3 दिन परेशान था। एक दिन जो है कि मैं रोड पे टहल रहा था, उसी टाइम मैंने देखा उसकी कार, होंडा सिटी कार से चलता था मेरा प्रिंसिपल। मैंने कहा एक दिन मन में ठान लिया कि अगर आपने अभी तक तो किसी ने हाँ बोला नहीं था। इस प्रिंसिपल ने अगर हाँ बोला है तो एडमिशन तो मेरा इसी कॉलेज में होगा। पता नहीं कहाँ से ये फीलिंग आती थी, कहाँ से क्या होता था, लेकिन ये था। मैंने जैसे उसकी गाड़ी देखी, मेरे मन में आया, उसकी गाड़ी के सामने जाके सीधे खड़े हो गया। और गाड़ी के सामने खड़ा हो गया तो मैं उसको कहने लगा, सर मेरा एडमिशन करा लो सर। मैं उसकी गाड़ी पहचानता था, एडमिशन करा लो सर। तो वो जो है मेरी बात ही नहीं सुनता था, अनसुना कर देता था। वो बोलता था गाड़ी के सामने से हट। और आप सोचो कि आपकी गाड़ी के सामने अगर कोई खड़ा हो जाए तो मन में कितनी अच्छे-अच्छे प्रवचन चलते होंगे ना, कितने अच्छे-अच्छे श्लोक चलते होंगे। आप समझ सकते होंगे कितना बढ़िया-बढ़िया बात बोलता होगा मुझे। वो एक बार में माना नहीं, मुझे हटना पड़ा। मुझे दूसरी बार उसके गाड़ी के सामने खड़ा हुआ था, तीसरी बार भी दिखाई दिया तो खड़ा हुआ था, चौथी बार भी खड़ा हुआ तो दिखाई दिया था, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं डरता था। पांचवी बार भी खड़ा हुआ, मेरे प्रिंसिपल ने ना हाँ नहीं बोला। छठवीं बार लास्ट टाइम जो है कि मैंने बोला, एक जगह मैंने देखा कि उसकी गाड़ी एक बड़े से सिग्नल पे खड़ी है। अमर महल जो है कि बहुत सारे लोग मुंबई में जानते हैं, वो ऐसा सिग्नल है जहां पे लंबी लाइन लगती है। और मुझे मुझे पता था उसकी गाड़ी के सामने 50-60 गाड़ियां खड़ी थी, और सिग्नल लगा हुआ था। मुझे लगा था कि अब यहाँ पे प्रेशर बहुत अच्छा काम करेगा, अब गाड़ी के सामने खड़ा हो जाऊंगा, और अब देखता हूँ ये कैसे नहीं हाँ बोलता है। पता नहीं क्या एटीट्यूड था मेरा, मालूम नहीं, बट ये था। जब मैं उसके गाड़ी के सामने खड़ा हुआ तो उसने कहा, कांच नीचे किया और बहुत जोर जोर से गाली देने लगा। मैंने कहा सर मेरा एडमिशन करा लो, मैं बोल तो रहा हूँ, और आज अगर एडमिशन नहीं करने के लिए हाँ बोलोगे तो मेरे ऊपर से लेके जाओ, या तो एडमिशन करने के लिए हाँ बोलो। वो बहुत उस वक्त जो उतने गुस्से में नहीं था, उसने बुलाया, कांच और नीचे क्या बुलाया, कहा कि इधर आ। पहली बार मैं देख रहा हूं कोई बंदा पढ़ाई करने के लिए, एडमिशन कराने के लिए गाड़ी के सामने इतनी बार खड़ा हो रहा है यार। तो एक काम कर, मैनेजर तू आ जा, ऑफिस में आ जा, कल तेरा एडमिशन करा देंगे। मैं जब उसके ऑफिस जब गया
उसने अपने मैनेजर को बुलाया और कहा यार ये बंदे का एडमिशन करा लो। और उसने कहा कि इससे कुछ भी लेना मत, एडमिशन के नाम पे कुछ मत लेना। ये पता नहीं, फिर मैं उनसे बोला तेरा एडमिशन हो गया ना, अब तो खुश है? मैंने कहा सर अभी आप देख लो, अभी पढ़ाई करने के लिए अभी आगे क्या क्या लगेगा मेरे को क्या मालूम। बोला यार ये तो और टेंशन है, अगली बार किताब के लिए भी लाइन लगा देगा मेरे गाड़ी के सामने। इससे अच्छा है कि सारा कुछ जो है जुगाड़ कर दिया जाए इसका। और उसी जगह पे उसने मैनेजर को बोला यहाँ तक कि इसकी किताबें पेन जो भी लगता है ना सब मैनेजमेंट अकाउंट में डाल दो, लेकिन सारी चीजें इसे दे दो, इसे पढ़ने दो। फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा एडमिशन हो पाया। जानते हो क्यों? क्या ऐसा कारण था कि मैं एक अनजान शहर में जिसे कहीं नहीं जानता था, वहां जो है कि मैं क्यों कर पाया एडमिशन? क्योंकि सबसे बड़ी चीज थी वो थी जिद। जिंदगी में बहुत सारे लोग जो है कि सपने देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर जिद नहीं होती कि उसी से स्ट्रगल करें, लड़ाई करें, फाइट करें। और जो लोग जिद्दी होते हैं वही इतिहास रचते हैं, राइट? और हमेशा फेल होते हैं, बट अपने जिद को कभी नहीं छोड़ते। जितने भी सफलता के लोग, जितने भी लोग हैं, अगर किसी के पास भी देखा जाए उनके अंदर जिद थी, पागलपन था। आज हम देखते हैं कि आज क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर, क्या था उनके पास? जिद और पागलपन। जब रात के लोग सोते थे तो प्रैक्टिस करते थे, राइट? महेंद्र सिंह धोनी एक टिकट कलेक्टर जो है बंदा, आज कहां है? आज कई हजार लोगों की दिलों की धड़कन बन के हैं। आज जिद है तो कोई भी इंसान कहां था वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वो जाना कहां चाहता है, उसके अंदर पैशन क्या है, जुनून क्या है। नरेंद्र मोदी जी बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल। कहां था उनका करियर, कहां से शुरू किया था और कहां आज हैं वो, राइट? तो फ्रेंड्स जिद के कारण ये चीज हुई। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा, इससे भी एक मेरी स्टोरी में एक सबक है कि जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो तो पहले जिद्दी बनो, जिद करना सीखना है। और फिर जो है कि मैं एडमिशन तो करा लिया था, एक तो मैंने मंजिल हासिल कर ली, एडमिशन करा लिया। अब दूसरा था खाने का जुगाड़ करना। अब खाने के लिए अब ये चीज था कि मैं करूं क्या? तो उसी टाइम एक आइसक्रीम फैक्ट्री थी मेरे कॉलेज से 500 मीटर की दूरी पे एक आइसक्रीम फैक्ट्री थी। मैंने गया वहां पे, मैंने वहां से पूछा कैसे बेचूंगा? उसने कहा डब्बे ले लो। डब्बे लेने के लिए भी मेरा पैसे नहीं थे, तो मैंने किसी से उधार लिया, कर्जे लिए, 450 रुपये, 2 डब्बे लिए आइसक्रीम बेचने के लिए। आइसक्रीम बेचने के लिए मैंने उस टाइम में 2 डब्बे लिए, और 2 डब्बे लेने के बाद मैंने घंटी ली और उस आइसक्रीम को उस डब्बे में भरता था और लोगों को आइसक्रीम बेचा करता था। आइसक्रीम इसलिए बेचता था क्योंकि मेरे पास दिन भर का कोई काम करने को था नहीं, क्योंकि कॉलेज पढ़ना था। और रात जब शाम के 5:30 बजे मेरा कॉलेज खत्म होता था, मैं अपने आइसक्रीम फैक्ट्री में जाता था, आइसक्रीम भरता था और अपने पूरे मार्केट में, जहां पर भी चेंबूर में पूरा इलाका है, मार्केट में 11 बजे तक जो है कि मैं मार्केट में आइसक्रीम बेचता था और फिर आइसक्रीम बेच के आता था। आइसक्रीम का ओनर हमेशा कहता था कि एक ही आदमी है जो कि सबसे लेट आता है, वो प्रेमराज जायसवाल, राइट? वहां पे भी मेरा नाम फेमस हुआ कि एक बंदा जो पढ़ता है और 11 11:30 बजे तक आइसक्रीम बेच के आता, पता नहीं कहां जाता क्या करता मालूम नहीं, लेकिन आइसक्रीम बेच के पूरा आता है। सैटरडे संडे में जो है कि मैं खूब आइसक्रीम बेचता था कि छुट्टी का टाइम होता था, राइट? बहुत सारे लोग जब अपने कॉलेज और स्कूल में जिन लड़के लड़कियों के साथ जब मैं पढ़ता था, मुझे याद है कि जब मैं उनके साथ, लोग जब उतरते थे बड़े मस्ती करते उतरते थे। 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 5वें फ्लोर पे मेरा क्लास था। जब नीचे उतरते बड़े मस्ती करते उतरते थे। मैं स्पीड में, रॉकेट की स्पीड में उतरता था, भागता था, आइसक्रीम फैक्ट्री पे जाता था, डब्बे भरता था और अपने ही कॉलेज के गेट पर मैंने लोगों को आइसक्रीम खिलाई है। जो लोग मेरे साथ पढ़ते थे, जो लड़की लड़कियां पढ़ते थे वो लोग, और वो कहते थे प्रेम तुमको शर्म नहीं आती, तुम आइसक्रीम बेचते हो? मैंने कहता था यार क्या करूं, चोरी तो नहीं कर रहा हूं ना, आइसक्रीम ही तो बेच रहा हूं, राइट? और आज देखिए कि आज समझने वाली बात, आज इतने साल जब बीत गए तो मैं देख रहा हूं कि वही सारे लोग जो बड़े वीआईपी घर के थे और बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े अच्छे बैकग्राउंड से आते थे, आज सभी लोग कहीं ना कहीं नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए तराई तराई मची हुई है। और वही आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति आज जो है कि सफल है, रिटायर्ड है, आजाद है, जो चीज सपने देखा करता था उसे हंसी हासिल कर चुका है। ये फर्क है। अगर हमने अपनी जिंदगी में, अपने सक्सेस की जर्नी में जो करना पड़े, ईमानदारी से, लगन से, पैशन से, तो कभी भी से पीछे नहीं हटना है। तो इन एवरी सिचुएशन मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं जो है ना कि गॉड की प्लानिंग है। और मैं बहुत अच्छी तरह से, तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हिंदी मीडियम से था और यहाँ सीधे आते इंग्लिश मीडियम में मेरा पाला पड़ा था। बहुत सारी चीजें बाउंसर जाती थी, आंसर याद भी रहता था तो दे नहीं पाता था क्योंकि पता नहीं क्या आंसर दूं, बोलने नहीं आता था। इतनी तकलीफें थी और क्या करता, ऐसा ही करते हुए 12वीं फेल मैं हो गया। सोचिए तो सही, कितनी मुश्किल से मैंने एडमिशन कराया था और 12वीं फेल होना, माय गॉड, मेरे लिए बड़ा दुख लगा।
लेकिन फिर भी मैंने सोचा भगवान की कुछ ना कुछ तो प्लानिंग है, कुछ ना कुछ तो है। और आज मैं सच में कहता हूं, हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है 12वीं फेल कर दिया। अगर नहीं फेल करता तो आज नौकरी कर रहा होता। यस सर, नो सर, दुख दर्द लेकर जो है कि जाता, राइट, ऑफिस जाता, बॉस की गरम गरम गालियां खाता, बीवी की गरम गरम रोटियां खाने को नहीं मिलती। थैंक यू गॉड, अच्छा किया 12वीं फेल कर दिया। जिंदगी में जब भी कोई चीज असफलता आपके हाथ लगे, उस वक्त के लिए दर्द होता है, लेकिन जब आप कुछ साल बीत जाते हैं तो अपने जो वो जो स्पॉट्स हैं, जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि वही स्पॉट आपको उस सफलता तक लेके गए। थैंक यू गॉड। तो इसीलिए जो है कि मैं वहां 12वीं फेल होने के बावजूद जो है कि अब शुरुआत हुई मेरी जर्नी काम करने की, और मैं काम करने के लिए लगा तो एक बैंकिंग में लगा, पेपर लाने ले जाने का काम मुझे मिला। और मैं वहां पे पेपर लाने ले जाने का काम भी बहुत जबरदस्त तरीके से करता था। अगर कोई 15 जगह विजिट करे तो मैं 25 जगह जाकर विजिट करता था, भागता था खूब आंधी तूफान की तरह। तो इसीलिए जो मेरा मैनेजर था, बड़ा यार तू बड़ी मेहनत करता है प्रेम, एक काम कर, तू ना एक सर्टिफिकेशन पास कर ले फाइनेंशियल मार्केट में, मैं तुझे मैनेजर बना दूंगा। मैंने कहा क्या बात है सर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर बना दूंगा। मैंने कहा वेरी गुड, अब इससे अच्छा बेहतरीन क्या मौका हो सकता था। मैंने कहा बताइए सर। उसने कहा एक सर्टिफिकेशन पास करने के लिए। और मैंने कहा सर मैं 12वीं फेल हूं। उन्होंने कहा यार तू 12वीं फेल रहे तो भी चलेगा, लेकिन तू सर्टिफिकेशन पास कर ले, जुगाड़ मैं लगाऊंगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप बोलते 12वीं फेल हो, बैंक में कैसे आ गए? जुगाड़ में। जुगाड़ बहुत सारे चलते थे, अभी नहीं चलते हैं, उस टाइम बहुत जुगाड़ थे। तो जुगाड़ में मैं बन गया असिस्टेंट मैनेजर। वाह, जब लोग मुझसे पूछते थे, कहते थे क्या हो भाई तुम बैंक में, तो मैं असिस्टेंट नहीं बोलता था, मैं बोलता था मैं मैनेजर हूं, मैनेजर। बड़ा अच्छा लगता था बोलने में, राइट। क्या गजब की फीलिंग थी। वहां से फिर स्ट्रगल शुरू हुआ, इसके बाद बढ़ते गए, और एक टाइम आया जहां पे अच्छी सैलरी हो गई, अच्छा लाइफ होने लगा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन सन 2009 और 10 के दरमियान मार्केट क्रैश हुआ था, उसकी वजह से एक मंदी का दौर आया। और उस टाइम जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि नौकरी पे जो है कि तलवार लटक रही थी, कब गई नौकरी, कब गई नौकरी, ऐसा सोच रहा था। अब क्या करें, अगर नौकरी चली गई तो कोई पूछेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांग लेगा तो क्या करूंगा, नौकरी छोड़ के कहीं जा नहीं सकता, इतने सारे टेंशन। तो मैंने फाइनेंशियल मार्केट के 27 एग्जाम होते हैं, उसमें से 19 एग्जाम मैंने पास किए। फाइनेंशियल मार्केट, एनएससी बीएससी, जो लोग स्टॉक मार्केट का ताल्लुकात रखते हैं उनको पता है। तो इतने सारे सर्टिफिकेशन करने के बाद तो ये तो कंफर्म था कि शक्ल देख के नहीं, वो सर्टिफिकेशन देख के ही को रख लेगा मुझे, लेकिन फिर भी डर लगता था। लगने लगा कि जिंदगी में कुछ अच्छा होना चाहिए, और उसी तलाश में मैं कुछ तलाश करने लगा कि कल के दिन मुझे कुछ अगर हो जाए, मेरा अगर नौकरी नहीं रहे तो मेरी फैमिली को कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि घर का होल एंड सोल मैं ही था। मैंने घर की जिम्मेदारियां मुझे मेरे माँ बाप ने दी नहीं, मैंने जिम्मेदारियों को ली। जो सफल होते हैं अपनी जिंदगी में, वो लोग जिम्मेदारियां लेते हैं, किसी के देने का इंतजार नहीं करते। हमने जिम्मेदारियां ली, अपने घर का बड़ा लड़का था मैं। तो वहां पे ये सारी चीजें करने के साथ साथ, जब लॉट्स ऑफ एफर्ट जब मैं लगा रहा था अपने नौकरी में, जब पैशन जुनून के साथ जब मैं काम कर रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि वो सफलता मुझे नहीं मिल रही है नौकरी में। और जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग के जब मैंने सर्च करना शुरुआत किया, तो मैं यही सर्च कर रहा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइनिंग हो जाए, ऐसा कोई बिजनेस मिल जाए। दूसरा, मेरे फ्लेक्सिबिलिटी और टाइम में काम करने का मौका मिल जाए। तीसरा, मेरा कोई बॉस नहीं हो, यही सोचता था। और यही सोच लेकर जो है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ मेरा रुख हुआ। मैंने बहुत स्टडी किया, दुनिया की बहुत जानी मानी कंपनी के बारे में मुझे पता चला। क्यों? क्योंकि जानी मानी थी। हम बोले बेस्ट तो बेस्ट काम करेंगे, हमने शुरुआत कर दिया और बहुत जुनून के साथ काम किया भाई साहब। और इतना मेहनत करने के बाद भी ऐसा लगा जैसे बैल से दूध निकालने का काम कर रहे हैं। अपने को लग रहा था लोखंड के चने चबा रहे हैं, मेहनत खूब कर रहे थे, कैसे वो जो आना चाहिए वो आ नहीं रहा था, और तकलीफें बढ़ रही थी। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि स्ट्रगल के दिन कब खत्म होंगे। और बहुत सारा जो है कि काम करने के बाद स्ट्रगल कर रहा था, नौकरी चल रही थी, और बहुत असमंजस में था कि क्या होगी, लाइफ कैसे होगा। और इसी टाइम 2015 में जो है कि मुझे वेस्टीज कंपनी के बारे में नाम पता चला। मैं सच कह रहा हूं, पता नहीं नाम पहले सुना भी होगा, लेकिन पहली बार नाम सुना, पता नहीं कैसे दिमाग में आया, मैं सुना और मुझे जो है कि इसके बारे में जानने का मौका मिला। और 3 महीने की जो है कि मैंने इसको स्टडी किया, 3 महीने उसको स्टडी किया कि वाकई ये कंपनी में, प्रोडक्ट में, मैनेजमेंट में, सब में दम है कि नहीं। अपने में दम था या नहीं था मालूम नहीं, लेकिन ये मैं जरूर सोच रहा था कि कहीं फिर से वो कहते ना दूध का जला हुआ छाछ फूक के पीता है, तो मैंने भी छाछ फूक फूक, छाछ नहीं,
ये दूध ही था, लेकिन मैं फूंक फूंक के पी रहा था, बहुत तकलीफ थी मेरे लाइफ में वो सब। तो मैंने शुरुआत किया सन 2015 में, 5 मई को अपना काम करना शुरुआत किया वेस्टीज में। एक ही पैशन था, जिस दिन 50,000 आ गया ना, उस दिन जो नौकरी गई तेल लेने, नौकरी छोड़ दूंगा मैं। और वो पैशन लेके मैं पहले भी काम करता था, 50,000 न जाए नौकरी छोड़े। अब मैं लगा, जब शुरुआत मैंने की तो मुझे लगा सब कुछ बढ़िया है, एवरीथिंग परफेक्ट है, सब कुछ जबरदस्त हो जाएगा। मैंने शुरुआत किया, पहले महीने ही जब मैंने शुरुआत किया, मेरे जो अपलाइन थे, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, वो बेचारे 9 महीने से यहाँ थे मुंबई में, रोज रोज अप्रोच करें, रोज रोज अप्रोच करें, रोज रोज पावर जगाएं। लेकिन जिस दिन मैंने स्टार्ट किया, उसके 1 हफ्ते बाद चले गए केरला। कहां चले गए? केरला चले गए। अब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर वेस्टीज में ज्वाइन करते हैं तो हमारा अपलाइन हमारे साथ जो गोदी में लेके ऐसा खिलाना चाहिए, हर जगह पे आना चाहिए, अगर वो नहीं करेगा तो हम बिजनेस कैसे करेंगे? मैं अपनी बात करता हूं, मुझे जब शुरुआत की, भाई सब चले गए। और सबसे बड़ी विडंबना ये कि मेरे अपलाइन को अंग्रेजी बोलना आता है, हिंदी बोलना नहीं है। वो अंग्रेजी में बोले, मैं हिंदी में हाँ हाँ यस सर, या यही यही बात करते थे अपन। अरे इसके बावजूद भी मेरे मन में एक डिसीजन था कि करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जिंदगी में जो इंसान के पास पर्पस है काम करने का, जिंदगी में आगे बढ़ने का, डेडिकेशन है, ड्रीम है, पैशन है, उसके लिए कोई सिचुएशन मायने नहीं रखती, उसका सबका सलूशन वो ढूंढ सकता है। तो मैंने उसका सलूशन ढूंढा। मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था, प्लान को पता ही नहीं था प्लान क्या है। और मैं जो है कि जाने लगा, मैंने ओनरशिप ली। थैंक यू गॉड, मेरा प्लान उस वक्त नहीं थे, ओनरशिप, मालिकाना हक जो बोलते ना, मैंने ली और वहां से काम करना शुरुआत किया। एक एक दिन जब मैं ऑफिस में जाता था और ऑफिस में मैं देखता था सब लोग टेबल पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग गड़बड़ गड़बड़ कर कुछ कर रहे हैं, मुझे भी लगता था, मैं बैठकर बड़े ध्यान से, बड़े प्रोस्पेक्टिव नजर से देखता था, मैं सवाल पूछता था, लोग बताते थे, पता नहीं कितने कितने सिस्टम बताते थे, मैं सीखता था। 5-6 दिन सीखा, उसके बाद अपना प्लान डिजाइन किया, यार ऐसे काम करना चाहिए, राइट। और वो जो जो टेबल पर रोज बैठते थे, उसके बाद मैंने काम करना शुरुआत किया। मात्र 25 दिन के दरमियान, 22 से 25 दिन के दरमियान मैं बना फास्ट ट्रैक डायरेक्टर, फास्ट ट्रैक डायरेक्टर बना। और इसके बाद जो है कि पैसे जो आए, मजा आ गया। अरे उतनी सैलरी में तो कभी इंक्रीमेंट का भी सोचा नहीं था मैं, पैसा आया 20,000 रुपया पर मंथ। आहा, कितना मजा है, मैं बता नहीं सकता आपको। तो मैं बताऊं फ्रेंड्स, वो पहला वो टाइम शुरुआत है, उसके बाद शुरुआत हुआ मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन की तरफ जब मैं बात करता हूं, तो मैं किसी को छोड़ा नहीं, मैं सबसे जाके मिलना शुरुआत किया, सबसे बात करना शुरुआत किया। कई बार आप लोग सोचते होंगे कि आप लोग जब बिजनेस शुरुआत करते हैं तो आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोग आपके साथ होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, टीम में आना चाहिए, सफल हो जाएंगे। ऐसा भगवान करे हो जाए, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ। अरे भाई साहब, अब कभी भी कोई बिजनेस अगर हम करते हैं दोस्तों, तो एक ही हमको लगता है ना कि सबसे पहले किसको मिलेंगे, वही जो ना नहीं बोल सकते। तो मैं अपनी जिंदगी में बहुत पैशन जुनून के साथ लाख रुपया कमाएंगे और जिंदगी बनाएंगे, घर आएगा, गाड़ी आएगा, इस पर सपने लेकर मैं भागा 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 साले के पास गया। किसके पास गया? साले के पास गया। साले को समझाया, साला देख, नहीं ऐसे नहीं बोला, मैंने कहा देखो साहेब ऐसा देखो, ये बहुत अच्छा प्लान है, ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। उसने कहा ऐसे पैसे आएंगे, मेरे स्टेटस का क्या होगा? वो साहब गवर्नमेंट नौकरी में है, अच्छी नौकरी में है, आजकल जो है कि अच्छा काम करते हैं, लॉकडाउन में उनकी नौकरी बहुत सारी लगती है, तब समझ सकते हो, राइट। तो वो बहुत बहुत बोले मेरे स्टेटस का क्या होगा, मैंने इतनी मेहनत किया है जिंदगी में, अगर मैं ये साबुन तेल बेचूंगा तो मेरे स्टेटस का क्या होगा? मैंने कहा एक बात बता भाई साहब, नहीं ऐसा नहीं। मैंने कहा बताओ, एक बात बताओ मुझे, आपका स्टेटस ज्यादा है कि अमिताभ बच्चन का? उसने कहा अमिताभ बच्चन का। मैंने कहा स्टेटस किसका है, अमिताभ बच्चन का कि आपका? बोला अमिताभ बच्चन का। तो अमिताभ बच्चन क्या बेचता है? साबुन तेल। मैंने कहा अमिताभ बच्चन अरबपति होकर अगर साबुन तेल बेच सकता है तो साले तू भी बेच। मैं भाई गाली नहीं दे रहा हूं, हम लोग बहुत सिस्टम में रहने वाले लोग हैं, मैं साले की बात कर रहा हूं। साला साले तू भी बेच। साला माना ही नहीं, साला बताया तो थोड़ी पैसा आता है। साले ने मना कर दिया। सोचो, उसकी सगी बहन, उसकी बड़ी बहन मेरे घर है, मेरी बीवी है वो, फिर भी साले ने मना कर दिया। साला अभी भी नौकरी कर रहा है, जीजा रिटायर घूम रहा है, राइट। यही फर्क है, ये मैं बताना चाहता हूं। अगर आज के बाद अगर आप कहीं बिजनेस में एक्साइटेड होते हैं, जबरदस्त लगता है कि जाके दुनिया को बताएंगे, मामा काका काकी को बताएंगे, अपने साले को बताएंगे, जिसको बताना बताओ। और अगर किसी ने ना बोला तो याद रखना, उसको एग्जाम्पल पे रखना। वो साला बोलता है अब ज्वाइनिंग करा लो, कर ले, मेरा एक रजिस्ट्रेशन पर बोला था मेरे को, मैंने कहा नहीं कराऊंगा। बोला क्या प्रॉब्लम क्या है तेरे को, क्यों नहीं ज्वाइन करेगा? मैंने कहा साला तू काम करने से ज्यादा एग्जाम्पल वाला काम बहुत ज्यादा काम करता है तू मेरे लिए, एग्जाम्पल पे है तू आज।
तो अगर कोई करे तो अच्छी बात, नहीं करे एग्जाम्पल पर रखो साले को, नहीं मतलब आपका जो रिलेटिव है वो, मेरा साला है ऐसा नहीं। तो एक ही चीज है, हमने शुरुआत किया, कोई रिलेटिव, एक रिलेटिव नहीं, आज भी पूरे देश में से एक भी रिलेटिव, एक भी संबंधी नहीं है, एक भी दोस्त मेरा नहीं है नौकरी करने के लिए, खाने खाने के लिए वांदे पे पड़े हो, लेकिन नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे। इसका मतलब है फिर भी अगर मैं सफल हो सकता हूं तो आप भी 100% हो सकते हो। तो मैंने क्या किया, फिर करना शुरुआत किया, और अपने टीम में जो है कि लोगों को कोई कोई जुड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो मैं क्या कर रहा था, मैं लोगों से जो है कि कहीं ट्रेन में, कहीं बस में, कहीं भी जाता था और मैं लोगों से बात करता था। मैं शाम के 5:30 बजे जो है कि अपनी नौकरी से जब फ्री होता था, मैं जब अपने घर आने की बात होती थी तो बहुत अच्छा लगता था कि घर पे 7:30 बजे आ जाते थे, गरम गरम चाय पीते थे, टीवी देखते थे कि देश में सब बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो सारा भी जिम्मेदारी था ना अपने पास, लेकिन समझ में आ गया कि दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो बैठेंगे। डिसीजन लिया कि हम जो है कि घर पे जल्दी नहीं आएंगे, रात के 11 बजे से पहले मैं घर पे एंट्री नहीं करूंगा, पहला कमिटमेंट मेरा ये था। तो मैं 5:30 बजे जब छूटता था तो मैं लोगों से बात करता था, लोगों से मिलता था, भले ही अपने स्टेशन पे, मैं कलवा में रहता हूं, कलवा में स्टेशन पे आकर बैठकर स्टेशन पे बैठा रहता था, 11 बजे के पहले घर नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा, ये कमिटमेंट था। क्या बात करता था लोगों से बात करता था, जो बंदा मिल जाए लोगों से चर्चा करता था, जो बंदा मिले। क्या पूछता था मैं, एक ही बात पूछता था, भाई साहब आप यहाँ पे यहाँ तालाब किधर है? मैं जहां रहता था ना उधर ही तालाब है, और मैं बड़े से तालाब के किनारे रहता हूँ। तो मैं पूछता था, भाई साहब यहाँ पे कलवा में बड़ा तालाब किधर है? वो बोलता था मालूम नहीं। तो मैं पूछता था, आप इधर ही रहने वाले हो? बोलता था हाँ। तब पूछ लेता था, कहाँ हो, किधर हो, क्या करते हो, यही पूछता था मैं। और अगर वो बोलता था, मैं पूछता था आप क्या करते हो, बोलता LIC एजेंट। मैंने कहा वेरी गुड। कितने सारे लोगों के लिए आप जो है कितनी ब्लेसिंग का काम करते हो, आप लोगों की जिंदगियां बनाने के लिए काम करते हो आप, लेकिन बहुत सारे लोग आपकी समझते नहीं है। तो वो बंदे को बड़ा अच्छा लगता था, उसको लगता था कोई तो है जो दर्द समझ रहा है, कनेक्ट होता था वो। और ऐसे ही दोस्तियां करते 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 बहुत सारे लोग जो है कनेक्ट होने लगे, कनेक्ट होने लगे। और इसके बाद जो है कि मैं अपने काम का पैशन, जुनून, रात के जब 1 बजे 12 बजे, जब नहीं 1 बजे 11 का तो चैलेंज था, लेकिन अक्सर मैं आता था 1:30 बजे 1 बजे, लास्ट ट्रेन मुंबई की जब आए तब एंट्री करता था। और जब मैं रास्ते में चलता था तो मेरे लोग फोन करते थे, तो कुत्ते लोग वेलकम करते थे, आ गया है अमीर बनने वाला, ऐसा लगता था मुझे, बोलते थे लोग, कुत्ते भौंकते थे। ये सब मैंने किया है। फ्रेंड्स, एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी में अगर सफलता पानी है ना, तो अपने हिस्से की मेहनत आपको करना तो पड़ेगा, उसका कोई पर्याय नहीं है। चाहे जो जिस भी सिचुएशन में करना पड़े, करना तो पड़ेगा। हमने ही अपने हिस्से की मेहनत की, और यही हुआ कि पहले महीने डायरेक्टर हो गए, 3 महीने बाद स्टार हो गया। और एक तो चीज था कि दिमाग में एक सेटिंग कर रखा था कि जो चाहिए वो बोलना है। पता नहीं कहां से वो मूवी देखा था, द सीक्रेट, जिस दिन फॉर्म साइन किया उसी दिन से बोलना शुरुआत किया, थैंक यू गॉड आई एम अर्निंग 50,000 रुपीज, थैंक यू गॉड आई एम अर्निंग 50,000 रुपीज, ऐसा बोलने लगा। और जब मैं बोलने लगा तो मुझे मुझे कुछ लोग बेवकूफ समझने लगे, अरे क्या आता नहीं मेरे बेवकूफ, 50,000 बोलता है, क्या कारण है? बोलता था थैंक यू गॉड आई एम अर्निंग 50,000 रुपीज, थैंक यू गॉड आई एम अर्निंग 50,000 रुपीज। अरे दुनिया को विश्वास हो या ना हो, पहले मुझे विश्वास होने लगा कि मैं 50,000 कमा सकता हूं वेस्टीज में। और ये जो मेरी चाल थी, मेरी ढाल थी, बदलने लगी। जब मैं बात करता था तो ऐसा स्पार्क निकलता था जैसे मैं 50,000 अभी कमा रहा हूं। और इसी कारण हुआ कि पहले मैंने 20,000, दूसरे मैंने 38,000, तीसरे मैंने 60,000 रुपया क्रॉस कर लिया था लगभग, राइट। थर्ड मंथ 50,000 का टारगेट लेके आया था कि यार जिस दिन आएगा नौकरी छोड़ दूंगा। क्या किया होगा मैं फिर, 60,000 है तो नौकरी छोड़ दी, तब से रिटायर्ड हूं भाई साहब। कोई काम दाम नहीं है, कुछ नहीं है, बस लोगों को बस बात करते रहते हैं। और ये बात करते करते फिर आगे क्या हुआ, 13 महीने में जो है, 5 महीने में क्राउन हो गए, राइट। तो 6 डिजिट की इनकम जो अपनी जिंदगी में कभी सोच नहीं सकता, उस टाइम से जो है आना शुरुआत हो गई, राइट। 13 महीने में यूसीडी हो गए, वाह वाह, गजब। तो बड़ा मजा आने लगा और वाकई जिंदगी वाकई बदलने लगी। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पे बहुत दर्द था, बहुत तकलीफ थी। मैं कहाँ रहता था? मुंबई के स्लम एरिया में, झुपड़पट्टी में रहता था। इस बिजनेस को करने से पहले आज पैसे ठीक ठाक थोड़ा सा आता था नौकरी में, लेकिन इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जब मैं जाता था, दोपहर का टाइम होता था, तो ऊपर का जो करकट होता है ना, मुंबई के स्लम एरिया में झोपड़पट्टी में करकट, ऊपर का जो कव्वल होता है वो गर्म होता था, और धूप जब लगती थी तो
मेरे बच्चे जो है, मेरी फैमिली के लोग जो है कि रोड अपने घर में से बाहर निकल के गलियारे में बैठे रहते थे। कभी-कभी मैं दोपहर में आता था तो मुझे बहुत दुःख होता था। मुझे ऐसा लगता था कि भगवान एक बार मौका दे दे, ऐसा कुछ मौका दे दे ताकि ये जो ऊपर का जो है ना छत इसको बदल दूँ, ताकि ये 24 घंटे ठंडे में रह सकें। ये फ़ील थी, ये पैशन था। जब तक ये दर्द आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा ना, तब तक आप बड़ा कुछ नहीं कर पाएँगे। तो पहला ये मेरा दर्द था कि घर चेंज करना है, तो मैंने शिफ्ट किया स्लम एरिया से। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो बदलाव किया, शिफ्ट किया अपने आप को स्लम एरिया, झोपड़पट्टी से मैंने शिफ्ट किया अप्रैल 2017 में फ्लैट में, राइट? और मजबूरी में जो है कि मुझे जो है कि शिफ्ट करना पड़ा। बहुत अच्छा घर है, अच्छी अब ये जहाँ मैं रहता हूँ, ये घर देख ही रहे हैं आप, ठीक-ठाक है, चल रहा था, गुज़ारा हो जाता है। वेस्टीज में रहेंगे तो ऐसा होगा। मजबूरी में जो है कि यार मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी बाइक नहीं चलाई, बाइक नहीं चलाई अभी तक नहीं आता मुझे बाइक चलाना। लेकिन क्या बताऊं, इतनी मजबूरी हुई, लोगों का इतना प्रेशर आने लगा, मैनेजमेंट सब लगा कि भाई गाड़ी ले लो साहब, यूसीडी हो गए। मैंने कहा कहां से गाड़ी ले लूं, बाइक चलाना नहीं आता, गाड़ी कैसे ले लूं? बोला लेना तो पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक ही चीज आती थी, मारुति जेन ले लूं, स्विफ्ट ले लूं, ऐसा कुछ लगता था, ले ले। लेकिन मजबूरी में मुझे, भाई साहब मैं क्या बताऊं दोस्तों, कि मुझे मजबूरी में क्रेटा कार लेनी पड़ी। सोचो कितनी अच्छी मजबूरी है कि नहीं? ये मजबूरी अगर आपकी जिंदगी में अगर आ जाए, जो लोग नहीं अभी तक अचीव कर पाए, अगर ये मजबूरी आपकी जिंदगी में आए तो कैसा लगेगा, राइट? मर्सिडीज अब नहीं, और ये मैंने तो ले लिया क्रेटा, चलाना कब सीखा? लेने के बाद। कितना अच्छा रहा कि गाड़ी आपके पास जिंदगी में आ जाए और आपको चलाना, आपकी गाड़ी पे सीखने का मौका। अरे जिंदगी में गाड़ी पे बैठा, अपनी गाड़ी में बैठा, इससे बेहतरीन क्या एक्सपीरियंस हो सकता है? वेस्टीज से कैसे जीवन बदलता है, कैसे बताऊं मैं, कैसे लाइफ चेंज हुई, राइट? और अब तो एक और मजबूरी आ गई, अब क्या बताऊं भाई साहब, बहुत मजबूरी है। ऐसी मजबूरी है कि मैं मर्सिडीज लेने का प्लानिंग अब चल रहा है, क्या करूं? ऐसी मजबूरी ठीक है कि नहीं? आप लोग बताओ मुझे। आप लोग हाँ बोलोगे तो आप लोग को आत्मा अपना अपने को कॉन्फिडेंट मिलेगा, मेरे तक भावना समझ में आ जाएगी। अच्छा है ना मर्सिडीज में ले लेंगे तो क्या? कौन 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 मैं कौन? 12वीं फेल। क्या करता था मैं? आइसक्रीम बेचता था, साला नहीं आया, पढ़ाई लिखाई बराबर थी नहीं, बैकग्राउंड था नहीं, फिर भी अगर ये मजबूरी अगर मेरी जिंदगी में आ गई है और मजा आ रहा है, तो सोचो ऐसा मजा लेना चाहते हो, ऐसा मजा लूटना चाहते हो जिंदगी में, ऐश करना चाहते हो, ये द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जहां से एक ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बदल गई, आपकी जिंदगी जो है कि बदलने को तैयार है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपसे एक ही चीज सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई जो है कि आप अपनी जिंदगी में बदलना चाहते हो, अपने आप में बदलाव लेके आना चाहते हो? क्योंकि देखो सपने तो सब देखते हैं, सपने सब देखते हैं, सबको चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ चाहिए। एक काम काम करने की जब बारी आएगी तो कौन करेगा? वो कहते हैं हमको स्वर्ग देखना है, स्वर्ग देखना है। मरेगा कौन? पड़ोसी। कौन मरेगा? खुद को मरना पड़ेगा, राइट? खुद को दर्द झेलना पड़ेगा। हमने भी सब 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 जो स्टेज गुजरना है, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, सब गुजर के फिर यहां तक पहुंचे, आपको भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने अपलाइन मेंटर के साथ आप कनेक्टेड हैं, सबमिशन में हैं, तो शायद जो स्ट्रगल हमने किया है वो शायद आपको उतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, एक ही चीज मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी में जब भी कोई ड्रीम्स आएगा, सपना आएगा, तो आपको जो है इसके लिए कमिटेड होना पड़ेगा, डेडिकेटेड आपको जो है कि सोचना पड़ेगा। तो करंट अगर हम बात करते हैं कि अगर सफलता के बारे में बात करें कि मैंने ये सफलता कैसे पाई, तो सबसे पहली चीज है आंखें खोल करके पहले इवेल्युएशन करो। आज हम सोचें कि आज की जिंदगी में ऐसा कौन सा मौका है जहां पे हम लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख की इनकम बना सकते हैं करंट सिनारियो में। आज तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आपको पता है पूरे देश में जो है कि मंदी का दौर चल रहा है और मंदी का दौर आ चुका है। लोग अपने अपने घर में बैठे हैं। कहते हैं ना कि जब आंधी तूफान जब चलता है तब तो पता नहीं चलता, क्योंकि अपने घरों में रहते हैं और कितना क्या लॉस हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं चलता। लेकिन जब ये ठहराव होगा, जब सुबह होगी, जब घर से निकलेंगे तो पता चलेगा कि कितना चीजें बर्बादी हो चुकी है। फ्रेंड, जब निकलेंगे जॉब में, बिजनेस में, तब पता चलेगा कि कितने लोगों की नौकरियां बचेंगी और कितने लोगों की नौकरियां जाएंगी। क्या मौका है जिंदगी में एक आम इंसान के लिए? क्या मौका है? लोगों की नौकरियां 50% सैलरी जो है लेस कर दिया गया, 30% लेस में लोग जो है अपना जीवन जी रहे हैं। आज क्या मौका है वेस्टीज के अलावा? एक ही मौका है कि आज अगर अपनी जिंदगी में अगर अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना चाहते हैं, पूरी दुनिया में, इस धरती पर, इस मदर अर्थ पर अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो एक आम इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बना सकती है, उसके सपने पूरे कर सकती है, उनके फैमिली के सपने पूरे कर सकती है, उसे एक आम इंसान से एक सेलिब्रिटी बना सकती है, एकमात्र इंडस्ट्री है, और उस इंडस्ट्री में है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में द बेस्ट कंपनी है वेस्टीज। क्यों वेस्टीज? राइट? बहुत सारी कंपनियां मार्केट में, लेकिन मार्केट में जो भी वेस्टीज करता है कहीं भी जोड़ तोड़ नहीं है।
राइट? तो आज के टाइम में इसको ही क्यों करियर चुना जाए? क्यों? क्योंकि पहली चीज मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। उसके करने से, उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं इंडस्ट्री क्यों चुना जाए। अगर कोई नया व्यक्ति सुन रहा है, पहली अगर एकदम न्यूली आपने ज्वाइन किया है, पहले चीज अपने दिल और दिमाग पर लिख देना चाहिए। पत्थर की लकीर बोलते थे अंगद, लोखंड की लकीर बनाओ, लेकिन लिखो क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैंने क्यों सोचा, लोग क्यों सोच रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग जो बहुत सफल है अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में, वो क्यों इस इंडस्ट्री को एज अ करियर चुन रहे हैं? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर किसी का बैकग्राउंड नहीं पूछा जाता। किसी से ये नहीं पूछा जाता कि तुमने पढ़ाई कितनी की है, किसी से ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया है, तुमसे ये नहीं पूछा जाता तुम किस प्रांत से हो, किस गांव से हो, किस क्षेत्र से हो, कुछ भी नहीं पूछा जाता। आपसे सिर्फ एक चीज पूछा जाता है, क्या आपके पास भी ड्रीम है? क्या आपके पास भी लक्ष्य है कुछ पाने का, कुछ करने का, ऐसा कुछ तड़प है क्या? तो पहली चीज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों करियर बना सकता है कोई आम इंसान? नो इन्वेस्टमेंट, कोई पैसे लगाने ही नहीं है। अरे पैसे लगाए नहीं तो रिस्क कितना है? एक बार कोई बंदा बोलता मैं बस बिजनेस बता, सब कुछ बता, अपनी कहानी बता, अरे साहब बहुत अच्छा बता, बहुत अच्छा बता, जिंदगी बदलेगी, लेकिन कोई रिस्क है क्या? कोई रिस्क है? मैंने कहा काय का रिस्क? आप समझो कि बांद्रा बांद्रा सीलिंग का हमारा मुंबई में, अगर किसी बंदे को तैरना नहीं आता वो कूद जाए, उड़ी मार जाए, मरने का रिस्क है कि नहीं? मरेगा वो। क्यों? तैरना नहीं आता। बड़े से नाले में कूद जाए तो रिस्क है। क्यों? क्योंकि तैरना नहीं आता। और अगर मैं ये कहूं छोटी सी कटोरी में पानी भरो और उस पर कूद जाओ, बदन गीला होगा क्या? अरे जब कुछ लगाया नहीं तो रिस्क कहां है? कोई रिस्क नहीं है। छाती चौड़ा करके बिजनेस कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, ये एक इंडस्ट्री है। और ये वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है, नो बॉस, कोई बॉस नहीं है यहाँ। खुद देखो, जब बॉस होता है ना तो आदमी ना, जब भी कोई नौकरी करने जाता है तो जब आप बॉस है, डर है, तब वो जब काम करने जाता है। यहाँ कोई बॉस नहीं है, यहाँ आपका बॉस आपका ड्रीम, आपका आपका पर्पस, आपका बॉस है। मेरा बॉस कौन था? मेरा ड्रीम्स। मैं जब जब अपने घर आता था तब तो मुझे चुभन चुभन लगता था, मुझे लगता था कुछ करके दिखाना है। मैं अपने अपने खानदान में, अपने लोगों में जो है फेलियर का धब्बा ठप्पा लग चुका था लाइफ में, उसको हटाना चाहता था। अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी में आपके आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में अगर कोई ऐसे है जो थप्पड़ लगा चुके हैं फेलियर का, ये इंडस्ट्री है कुछ करके दिखाने का। और कहते हैं कि सफलता का मतलब तब तक नहीं है जब तक कि आपकी सफलता की वजह से दो चार 10 लोगों के सीने में आग न लग जाए, जलन ना होने लगे, तब तक सफलता का सही मीनिंग नहीं होती। तो यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। आपका बॉस कौन है? आपका ड्रीम। कोई बॉस नहीं है यहाँ पे। प्रोडक्ट सेलिंग, ओनली रिकमेंडेशन। यहाँ कोई प्रोडक्ट यूज करना है, रिकमेंड करना है। क्या अगर आप कहीं पे मान लो सर्दी जुकाम जुलाब हो गया, आपको तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हो भाई साहब तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर अच्छी एक दवा देता है, एक खुराक दवा देता है, आपके सर्दी जुकाम जुलाब सब ठीक हो जाए। अब आपके पड़ोसी में अब कोई भाई साहब हैं, अब अगर उनको अगर ये तबीयत खराब हो जाए तो क्या कहोगे? यही कहोगे ना वो डॉक्टर के पास चले जाओ। तो आपने क्या किया? सेलिंग किया? नहीं, रिकमेंड किया। लेकिन रिकमेंडेशन तो हम जिंदगी भर करते आ रहे हैं, होटल अच्छा है, बनिया अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, अच्छा 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 बोल रहे हैं, लेकिन भाई साहब क्या फायदा हुआ अपने को? अपने को कुछ फायदा हुआ नहीं। यहाँ पे सिर्फ रिकमेंड करना है और आपका एम्पायर खड़ा कर सकते हो। नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बैकग्राउंड, अरे कोई पढ़ाई नहीं की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अंगूठे छाप है भाई, बहुत सारे लोग हैं जो आप देखो कितनी हिस्ट्री में लोग, आज वेस्टीज में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई कभी मुंह देखा नहीं कॉलेज का स्कूल का, फिर भी सफल है। आईएएस ऑफिसर सफल है, हर लेवल के लोग सफल हैं। यानी कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा नहीं कि कितना डिग्रियां लिया हो। अब मेरे पास आईएएस पीसीआर डॉक्टर इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, दुनिया की ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो मेरे टीम में आज ना हो। हाँ? मैं कौन? 12वीं फेल। क्या करता था? आइसक्रीम बेचता था। अगर ये इंडस्ट्री नहीं होती तो मैं कहां होता? हाँ, पता ही आप लोग को तो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ। माय गॉड, कभी एक कोट और टाई पहनने की बात है, जूता पहनने बराबर ना आता था। ये इस इंडस्ट्री में जो है कि आपकी पर्सनल जो ग्रोथ होती है ना, प्रोफेशनल जो ग्रोथ होती है ना, वो अल्टीमेट होती है। आपका थॉट प्रोसेस अलाइनमेंट होता है, जहां से आप पॉजिटिव सोचना शुरुआत करते हैं, ड्रास्टिकली आपकी जिंदगी में चेंज होता है। और प्रैक्टिकल लर्निंग और लर्निंग होती है, प्रैक्टिकल आप चीजें सीखते हैं, अपनी टाइम को आप लेवरेज करते हैं, अपने समय को आप लेवरेज कर सकते हैं। आपके 24 घंटे हैं, कितना कमा लोगे 24 घंटा लगा के? लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से, वेस्टीज के माध्यम से अपना अपना घंटा जो है, अपना जो समय है, कई हजार कई लाखों में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे आपको मौका मिलता है डायरेक्ट सेलिंग में। आपका जो बिलीफ लेवल है वो जो है कि इंक्रीज होता है, आपका जो विश्वास है जो है कि बढ़ जाता है। पब्लिक डीलिंग स्किल आपको जो है कि आ जाती है। मुझे तो बहुत डर लगता था भाई साहब, सच बता रहा हूं, मुझे एक चार लोग को बोलना पड़े तो पैर कांपने लगते थे। लेकिन अब बोलने तो कितने लोग के सामने बोल सकते हैं अपन, तो क्या करें?
डायरेक्ट सेलिंग बहुत बढ़िया है, वेस्टीज द बेस्ट कंपनी है जिसके साथ हम एसोसिएटेड हैं, तो फिर करें क्या? क्या करें? सबसे पहला चीज, फर्स्ट थिंग जो करना है, कुछ भी करने से पहले पहली चीज जो करनी है वो है अपने आप पर विश्वास करना। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास करो, क्योंकि दुनिया पे विश्वास करे ना करे, लेकिन अगर अपने आप पे विश्वास है तो दुनिया जीत लोगे आप। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोगों को दुनिया पे भरोसा है, लोगों को लोगों पे भरोसा है, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं है। मुझे याद है मेरा वो आइसक्रीम बेचने का दौर, जब मैं आइसक्रीम बेच कर आता था और अपने डब्बे को खूंटी में लटकाता था, कौवल में, करकट में लटकाता था, और मैं उसको लटकाते हुए मैं कहता था एक दिन होगा, प्रेमराज जायसवाल का बिजनेस होगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में होगा, प्रेम फ्लाइट से ट्रेवलिंग करेगा, ये करेगा, वो करेगा। पता नहीं कहां से मैं बोलता था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बोलता था। और जब मैं बोलता था तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे तुझे बड़ा आया फ्लाइट की बात करता, तेरे बाप ने कभी जहाज देखी? तेरे बाप ने, बाप तक जाते थे कम वक्त लोग, राइट? भाई साहब मैं क्या बताऊं कितना दर्द था। ये सारे लोग मुझे जीने नहीं देते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे अभी तुझे पिछले महीने महानगरी एक्सप्रेस में लात घुसे मार के बिठाया था, बड़ा आया है, बात करता है, जाएगा फ्लाइट से, राइट? एक चीज थी, मुझे इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैंने उन पे भरोसा नहीं किया। अगर उन पे भरोसा करता तो आज भी मैं वहीं रहता। मेरे पिताजी कहते थे, मेरे पिताजी भी 2,500 कमाते थे, मेरे पिताजी का भी ड्रीम था कि मेरा बेटा ऑटो मैकेनिक बनना चाहिए। जिस गली में मैं रहता था उस गली में 7 रूम छोड़कर एक बंदा रहता था, ऑटो मैकेनिक था, 7,500 कमाता था। मेरे पिताजी कहते थे बेटा पढ़ाई लिखा करके क्या करोगे? ऑटो मैकेनिक बन जाओ। 7,500। ये 7,500 वाला इतना परेशान करता था, मुझे लगता था किडनैप करा दूं उसका। सच बोल रहा हूं भाई साहब, दोस्तों मैं सच बता रहा हूं, लगता था ये मेरा जीना आराम कर दे। पिताजी जब देखो तब उसका कंपैरिजन करते थे। आज के टाइम में वो जो है ना बंदा, वो अभी भी 22,000 कमाता है, और उससे तो न जाने कितना टाइम्स जो है कि आज मैं कहता हूँ पिताजी को, बोलो अगर ऑटो मैकेनिक बनता तो? बोलते थे अच्छा हुआ भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है तूने नहीं सुना। फ्रेंड्स, सपने अगर आपके हैं तो डिसीजन आपका होगा। आपके डिसीजन में कई बार लोग कहते हैं हम फैमिली को सोच के बताएंगे, मम्मी पापा को सोच के बताएंगे, इनको सोच के बताएंगे, उनको सोच। अरे पहली बात बता, सपना किसका है? सपना अपना है तो किसी सोचने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल किसी ने, मैंने सुना था कि अगर किसी लड़की से मोहब्बत हो जाए, किसी लड़के की, अब कुंवारा है, राइट? हाँ, अगर कुंवारा है, अगर मोहब्बत हो गई लड़की से, तो अगर अपने बाप से पूछने जाएगा, माँ बाप से पूछने जाएगा कि शादी करो कि नहीं करो? हाँ, अगर अपने आप को इस अपॉर्चुनिटी से मोहब्बत है, अगर अपने सपने से मोहब्बत है, तो आपको अपना बैटल तैयार करना पड़ेगा, अपनी फील्ड तैयार कर, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। मैंने कैसे किया? मुझे खुद पे भी विश्वास नहीं था। मैंने कैसे किया? पहली बार मैंने एसोसिएशन चेंज किया। मैं उस नेगेटिव लोगों के साथ बोलना कट कर दिया अपनी जिंदगी में, मार दिया उनको सीधा क्रॉस। इनका सुनूंगा नहीं, उनके साथ बात करना मैंने बंद किया। ऐसा नहीं कि मैं उनसे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन मैंने उनकी सुननी बंद कर दी। मैंने किताबें पढ़नी शुरुआत की। मेरी जिंदगी की पहली किताब यू कैन विन, थिंक एंड ग्रो रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये सारी किताबें, लोक व्यवहार, क्वेश्चन आर द आंसर, ये 5-6 किताबें मैंने पढ़ी, और आज मैं यहां खड़ा हूं आपके सामने, आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा करो। भगवान ने आपको फुर्सत से बनाया है भाई साहब। फ्रेंड्स, आप सबको भगवान ने स्पेशल बनाया है, किसी को गार्बेज बना के नहीं भेजा है, राइट? प्रेमराज जायसवाल को संडे के दिन फुर्सत लेके नहीं बनाया, राइट? जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी एम्बेसडर हैं, सबको भगवान ने फुर्सत में नहीं बनाया, सबको एक ही तरीके से बनाया। ये लोगों ने अपने आप को बिल्ड किया इस धरती पर आने के बाद, आपको बिल्ड करना पड़ेगा। तो अपने आप पे बिलीव करना शुरुआत करो। बिलीव कितना? 100% भरोसा करना पड़ेगा। और दूसरा बिलीव करना है आपको आपके अपने भगवान पे, गॉड पे, खुदा पे, जिस पे आप विश्वास करते करो कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो आप अगर यहां मीटिंग में अटेंड कर रहे हो, उसकी मर्जी के बगैर नहीं अटेंड कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको इस चीज में कमांड लेके आना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने आप पे, और दूसरा भगवान पे। उनका लिख लो। मैंने ये नहीं कहा कि इस बंदे का ये क्वालिटी होने जो जिंदा है, लिख लो। लिखने के बाद, लिस्ट जब लिख लिया आपने, अब उसके बाद क्या करना है? उनके नाम के आगे आपको ये सिलेक्टिव होना है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ लेके आ सकता है, कौन ऐसा बंदा है जो लाइक माइंडेड होगा।
राइट। तो यहाँ पे आप जो है कि जब किसी का नाम लिखते हो तो कुछ बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूं जो आप लिख सकते हो, वो स्टार लगा सकते हो कि जब किसी व्यक्ति का नाम लिखोगे उस नाम के व्यक्ति, अब मैं आप लोग या आपके अपलाइन उसे प्लान दिखाएं या नहीं दिखाएं, अभी दिखाएं, अर्जेंट दिखाएं या 1 महीने बाद दिखाएं, 1 साल बाद दिखाएं, कैसे पता चलेगा ये बात? आपको सिंपल सा काम करना है, उस बंदे का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद कुछ बातें आप इवेल्युएट करो, देखो जरा आप कि क्या वो बंदा आपके बिजनेस के लिए क्वालिफाई है क्या। जिस दिन आप ये हैबिट डालोगे उस दिन आपका बिजनेस बहुत ही सॉलिड, सस्टेनेबल और ग्रो कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। पहली बात, जब किसी का नाम आप लिखते हो तो उस नाम के आगे 5 पॉइंट से देखो, एक उसका नाम और नंबर तो लिखते हो आप, उसके आगे आपको स्टार देने हैं, 5 स्टार आपको देने हैं। मैं उसको कैटेगरी देता हूं 5 स्टार। जिस व्यक्ति के आगे 5 स्टार मिल जाए या ज्यादा स्टार मिलेंगे उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी प्लान दिखाना है, अप्रोच करना है, बात करना है, बिंदास होकर बात करना है। जिस व्यक्ति के साथ ज्यादा कम से कम स्टार मिलेंगे उसको कम अप्रोच करना है या बाद में करना है, जब टाइम रहे, जब फुर्सत में रहोगे ना तब करना है। तो जब किसी व्यक्ति का नाम ले, मान लो एक बंदे का नाम है राहुल पाटिल, राहुल पाटिल को जो है कि आपने लिया, अब राहुल पाटिल का पहला क्राइटेरिया देखना है कि क्या उस बंदे की उम्र, भले आप किसी को भी मत छोड़ो, आज हमारा यूथ एम्पावरमेंट पे हम बात कर रहे हैं, सबको सबको अप्रोच करना है, लेकिन अगर आपको बिजनेस हाईटेक स्पीड पे लेके आना है तो आपको इस कैटेगरी को ज्यादा ध्यान देना है, इसमें ज्यादा आपको रिजल्ट मिल सकता है, छोड़ना किसी को नहीं है। पहली बात, क्या उस बंदे की उम्र 25 साल है? नंबर 1 है तो 1 स्टार। अगर उस बंदे का शादीशुदा है क्या? हाँ है, 2 स्टार। उसकी जो पैसे है, जो इनकम है, इनकम ऑलरेडी जहां काम कर रहा है 30,000 से ज्यादा है क्या? 3 स्टार, राइट। अच्छा, वो बंदा वेल एजुकेटेड है क्या? एमबीए, पीएचडी, एमए, बीएड ऐसा कुछ किया है क्या? 4 स्टार। सोशली वेल नोन है क्या? कोई कॉर्पोरेटर है क्या? कोई ऐसा कुछ बैकग्राउंड रखता है क्या? राइट। कहीं सोसाइटी का, बहुत बड़ी सोसाइटी का चेयरमैन है क्या? ऐसा कुछ है क्या? 5 स्टार, यानी सोशली वेल नोन है वो। ये 5 स्टार किसी नाम के आगे अगर मिल जाए तो उस व्यक्ति को इमीडिएट आपको संपर्क करना चाहिए। अब आपको ये समझना है कि अगर इसमें से स्टार कम कर दो, मान लीजिए अब इस बंदा जो है वेल एजुकेटेड नहीं है, उसकी उम्र 30,000 नहीं है, राइट, और वो सोशली वेल नोन भी नहीं है, अब ये बंदा जो है कौन बचा? राइट। ये जो बंदा है ना, ये बहुत कड़की हालत में रहेगा, और कड़की हालत में रहेगा, उसको बोलोगे 1,000 रुपए का सामान ले ले, 2,000 का ले ले, 5,000 का, उसको कड़के में ही रहेगा वो। 15,000 10,000 कमाने वाला बंदा, कोई वही तो बात है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? राइट। बहुत सारे लोगों के पास एस्पिरेशन बहुत है, लेकिन अगर खर्चा करना तो नहीं कर पाएंगे। तो अगर फास्ट ग्रोथ चाहिए तो इस तरह के लोगों को आप अप्रोच कर सकते हो, लेकिन जिनके पास एस्पिरेशन है कि प्रेमराज जायसवाल भी जैसा कोई बंदा होगा, शुभम जैसा भी कोई बंदा होगा, बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं कुछ था, स्टूडेंट थे, लाइफ को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो यहां पर आपको एक चीज समझना होगा कि हमें सही सेलेक्टिव होना है ऐसे लोग को। अब दूसरी बात, इन लोगों से जब आप अप्रोच करना है तो दूसरा काम करना है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग। कॉन्टैक्ट करना है, इनवाइट करना है, बात करना है, इंटरेस्ट चेक करना है, और ये करने का एक स्पेशल तरीका है। पता करिए कौन सा तरीका है जो आपके अपलाइन इस्तेमाल करते हैं, हो सके तो कॉल रिकॉर्ड करिए कि कैसे बात करते हैं, राइट। अगर किसी व्यक्ति का नाम है, मान लीजिए राहुल पाटिल मेरा डाउनलाइन बन गया, और राहुल पाटिल का नाम का बंदा है रमेश पाटिल। अब रमेश पाटिल को मुझे अगर बात करना है तो कैसे बात करना चाहिए, मैं कैसे बात करूंगा, क्या बात करूंगा कि एग्जैक्टली वो बंदा नाटक भी ना करे और बिजनेस भी हो जाए, कैसे बात करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने फोन लगाया मिस्टर रमेश पाटिल का, रमेश पाटिल ने फोन उठाया, मिस्टर रमेश पाटिल, मैं प्रेमराज जायसवाल बात कर रहा हूं, क्या ये सही समय है आपसे बात करने के लिए? वो पूछता है आप कौन? मैं कहता हूं मेरा नाम प्रेमराज जायसवाल है, दरअसल हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे और आपके कॉमन फ्रेंड है मिस्टर राहुल पाटिल, उन्होंने आपका नाम रिकमेंड किया था। मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और अपना बिजनेस जो है कि इस वक्त मैं नागपुर लोकेशन में जो है एक्सपांड कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, और इस वक्त मुझे बहुत ही शार्प और एम्बिशियस लोगों की तलाश है जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। जब ये चर्चा चल ही रही थी तो राहुल पाटिल ने आपके बारे में बताया कि आप बहुत ही शार्प है, बहुत ही एम्बिशियस हैं और जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, क्या ये सही बात है? ये क्या कहेगा रमेश पाटिल? नहीं नहीं, मैं शार्प नहीं हूं, मैं गधा हूं, मैं बेवकूफ हूं, मैं कुछ करना नहीं चाहता हूं, मैं निकम्मा हूं, ऐसा बोलेगा? वो नहीं बोलेगा। हम तो ये तो चाहते हैं यस यस यस, बताइए बताइए। तो मैं कहता हूं देखिए मिस्टर रमेश पाटिल, मैं इस बारे में आपसे वादा नहीं कर पाऊंगा कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए है या नहीं है, जब तक कि इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा नहीं कर लें, बात ना कर लें। तो अब यहाँ पे आप कोई प्रेजेंटेशन लिंक है, आपके अपलाइन का कोई वीडियो है, उसको लिंक को जो है आप प्रोवाइड कर सकते हो ताकि वो वीडियो को देख पाए, क्योंकि अब लॉकडाउन है तो अपलाइन तुम दिखा नहीं सकते।
हाँ, अगर यहाँ पे है तो उसको आप टाइम सेट कर सकते हो कि मेरे पास जो टाइमिंग होता है, मैं वैसे दिन भर बहुत सारा मेरा शेड्यूलिंग होता है, भले फ्री रहो, घर में बैठे रहो, लेकिन कभी भी प्रोस्पेक्ट को ये मत बताओ कि मैं फ्री हूँ। उसे पूछना है कि मेरे पास 2 टाइम है, एक है 2 बजे का टाइम, एक है 5 बजे का टाइम, आपके लिए कौन सा ठीक है? वो बोलेगा 2 बजे का, वेरी गुड। तो 2 बजे हम लोग मिलते हैं जूम पर, मैं आपको जो है बिजनेस प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा और आप उसे समझने के बाद मैं आपको गाइड कर पाऊंगा कि आप इस बिजनेस में कहां तक जो है कि जा सकते हैं बहुत ही कम समय में, राइट? तो मिलते हैं 2 बजे और डिटेल में चर्चा करते हैं। इतनी बात करनी है आपको। कभी भी कॉलिंग में जो है कि सर सर नहीं बोलना है। सर सर बोलते हैं जिसका मतलब ये है कि आपने उसको ऊंचा दे दिया, उस छाती चौड़ा हो जाता है, उसको लगता है बहुत नवाब है वो, राइट? मिस्टर करके बात करना, मिस्टर, जो भी नाम हो नाम लेके बात करना है। कोई इतना भी उम्र का रहने दो, कुछ भी रहने दो, सर नहीं, सिंपल नाम से बात करना है। उसमें यह समझ में आता है कि एक सेम कैटेगरी के लेवल से बात हो रही है, सेम सेम पर्सनालिटी के लेवल पे बात हो रही है, या अपर पर्सनालिटी वाला व्यक्ति मुझे कॉल किया, ऐसा लगता है सामने वाले को। कॉन्टैक्टिंग, प्लान दिखाने की बात करते हैं, प्लान, एसटीपी प्लान, अरे इतना सिंपल है। दूसरी बात, प्लान दिखाने की जो प्रक्रिया है, ये प्लान दिखाना, लोग कहते हैं मुझे दिखाना नहीं आता, अरे इतना लंबा पड़ा सीएनटी है, इतना है, मैं कैसे दिखाऊंगा, कैसे? अरे यार एक ही चीज है, लोग प्लान कम देखते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे सफल हैं, जो स्टार हैं, डायमंड है, क्राउन है, जो भी लेवल पे हैं, अब एक ही चीज पूछिए अपने आप से कि क्या आपको पहला प्लान समझ में आया था? क्या आपको नहीं समझ में आया था पहला प्लान? सच बोल रहा हूं मैं, मुझे नहीं समझ में आया था क्या प्लान था। एक ही चीज समझ में आया था, जो व्यक्ति बता रहा है उसका पैशन क्या है, उसका जुनून क्या है, उसका वाइब्रेशंस कैसी आ रही है उसके शरीर से, कैसा फील करता है वो, ये चीज समझ में आया था। और इसीलिए जो है कि बिजनेस करना शुरू, आप इस चीज को लेकर कितने पैशनेट हो, कितना डेडिकेशन है आप में, आपकी जुबान में कितना स्पार्क है, ये चीज लोग वॉच करते हैं फ्रेंड्स। तो प्लान दिखाना शुरुआत कर देना, अरे जो आता है दिखाना। सबसे अच्छा प्लान किसका? आपके अपलाइन का नहीं। किसका प्लान अच्छा? आपका प्लान अच्छा। आप कल जुड़े हो बिजनेस में, ओके, आज से शुरू कर दो। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग जब मैं एक नंबर का डरपोक था। मैं एक बार अपने अपलाइन को लेके गया एक बहुत बड़े व्यक्ति के पास। वो बंदा जो जीएम था, मेरे अपलाइन ने खूब अच्छे से प्लान दिखाया, और जो मेरा अपलाइन था वो बहुत सीनियर था, बहुत बड़ी लेवल का अधिकारी, राइट? अब उसने खूब प्लान दिखाया, दिखाने के बाद वो बंदे ने टाल मटोल करके ना बोल दिया। दूसरे के पास ले गया, वो भी प्लान को अच्छे से देखा, सब कुछ किया, ना बोल दिया। तीसरे के पास लेके गया, वो भी देखा, वो भी ना बोल दिया। मुझे उस दिन हो गई सनक सवार हो गई, सच बोलता हूं। मुझे नहीं मालूम कि आपका खून जलता है कि नहीं जलता है बार बार अपने अपलाइन को क्यों बुलाने का, राइट? उस दिन मैंने कसम खाया कि सर अब बस, सर अब आज के बाद प्लान मैं दिखाऊंगा। और मैंने खूब प्रैक्टिस की, खूब प्रैक्टिस की, कांच के सामने बैठ बैठ कि मैं जब अपने अपलाइन को लेके गया, मैंने कहा कि आज के बाद प्लान दिखाना बंद। मेरे अपलाइन को कोई व्यक्ति ना बोले, मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं उस दिन से डिसीजन लिया, लोगों को जाकर मिलना शुरुआत किया, और सारे लायकों को, नलायकों को जो मेरे नजर में थे, सबको प्लान दिखाया। मेरा एक ही था नजरिया, जानते हो क्या? बोलो बिजनेस में आ जाए, ऐसा नजरिया ज्यादा नहीं था। मेरा नजरिया ये था, कम से कम प्लान दिखाना तो आ जाए। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, लोगों को वड़ा पाव, समोसा पाव, मसाला डोसा खिला खिला के प्रैक्टिस किया मैंने, कि फिर में बिठा बिठा के प्रैक्टिस किया मैंने। आप भी प्रैक्टिस करो, नहीं आता प्लान दिखाना तो 4 बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो, करो लेकिन। और उसके बाद मैंने कहा कि आज के बाद अगर किसी में अगर दम है तो कोई मेरे अपलाइन को ना बोले, इससे अच्छा अगर जिगरे में किसी में दम है तो मुझे ना बोल के दिखाए। ये एटीट्यूड लेके जब मैं उतरा फील्ड पे, उसके बाद तो मैं वो तीनों को मिला, वो जो तीनों थे उनको तीनों को मिला। वो तीनों लोग जो है मेरे बिजनेस में खट खट तुरंत तुरंत ज्वाइन कर दिए, फास्ट। सोचूंगा बताऊंगा नहीं, तुरंत। मैंने कहा भाई एक बात बता, मेरा अपलाइन आया था, इतना बड़ा अधिकारी बुलाया था, तुमने को समझ में नहीं आ रहा था? बोला यार क्या बताऊं, तेरा अपलाइन इतना इतना बढ़िया बता रहा था, इतना बढ़िया बता रहा था, लेकिन इतना नॉलेज था, इतना नॉलेज था, लेकिन समझ ही नहीं आता था। लेकिन तू जब समझा रहा था, ऐसा लग रहा है कि कोई जो है कि सीने में, कलेजे में हाथ पकड़ के हिला रहा है। बोल, ये जो तेरा एटीट्यूड है, तेरा एक्साइटमेंट है, जो एनर्जी है, वो मजा आ गया यार। अरे कम से कम नींद नहीं आई, वो एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी एनर्जी में जान आ गई, अपने शरीर में जान आ गई। इसीलिए मुझे बिजनेस करना है तेरे साथ। फ्रेंड्स एक बात याद रखना, आप कितने कंटेंट याद रखते हो, कितने परफेक्शन हो प्लान दिखाने में, ये बात कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप एक्साइटेड कितने हो, आप खुश कितने हो, आपकी एनर्जी कैसी है, इस बात को लोग हमेशा याद रखते हैं। तो कभी भी प्लान दिखाना है एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ जो है कि आपको प्लान दिखाना है।
लोगों से बात करना है, राइट। और हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति प्लान दिखा ले, यहां तक कि गौतम बाली सर भी आकर प्लान दिखा लें, अगर उसके ऊपर शनि देव जी की अगर कृपा है ना, तो कुछ भी कर लो, वो नहीं करेगा, राइट। ये साढ़े साथी लगी होती है। साढ़े साथी समझते हैं आप? साढ़े साथी किसे कहते हैं? साढ़े साथी का मतलब यह है कि वो व्यक्ति को सब कुछ समझ में आ जाए कि आप भी कमा रहे हो, पैसे कमा रहे हैं, दुनिया कमा रही है, लोग करोड़ रुपए कमा रहे हैं, गाड़ी आ रही है, मर्सिडीज आ रही है, सब कुछ आ रही है, सब समझने के बाद भी अगर उसको कुछ समझ में न आए, तब समझ लेना उसको साढ़े साथी लगी है। और अगर ऐसी साढ़े साथी लगी है तो याद रखना, उस बंदे से ज्यादा चिपकना मत। उस बंदे से ज्यादा चिपकोगे ना तो साढ़े साथी उसको नहीं, आपको लगेगी। हम देखते हैं कि लोग कहते हैं सर मैंने 2 प्लान दिखाया, किसको? वही वही वो फलाए आदमी को। मैंने फिर 2 दिन के बाद पूछा, प्लान दिखाया? हाँ, किसको? वो उसी को। अरे 4 बार हो गया उसी को प्लान दिखा रहे हैं। एक ही को नहीं प्लान दिखाना, प्लान दिखाना लोगों को दिखाना है, मल्टीपल लोगों को दिखाना है। और मल्टीपल लोगों को दिखाएंगे तभी तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यह है प्लान दिखाना, लोगों को बेहतरीन तरीके से भिड़ जाओ बिंदास एकदम एक्साइटमेंट के साथ, राइट। कल के दिन जो है कि आपसे कोई मिले तो लगे यार मजा आ गया, बंदे से मुलाकात हुई थी। प्लान दिखाओ आप, राइट। अब इसके बाद जो है लास्ट पॉइंट है, पहला था लिस्ट बनाना, दूसरा था कांटेक्ट करना। कांटेक्ट करने के बाद जो आता है प्लान दिखाना। प्लान दिखाने के बाद जो है कि आपने जब उस व्यक्ति को आप करना है फॉलो अप। जब भी फॉलो अप करते थे, पुराने जमाने में लोग फॉलो अप करते थे 24 घंटे में, 48 घंटे में फॉलो अप करते थे। वो जमाना गया, इमीडिएट इसी वक्त पूछना है। प्लान दिखाया, उसको पूछने का सबसे अच्छा क्या लगा इस पूरे प्लान में, पूरे बिजनेस में क्या अच्छा लगा। ऐसे लोग क्या पूछते हैं मालूम है? लोग गलती करते हैं, ऐसे पूछते हैं अच्छा लगा, अच्छा लगा। वो ना भी बोल सकता, क्या कर लोगे, राइट। तो गलत सवाल। पहला पूछना है सबसे अच्छा क्या लगा। अब उसे पूछना है जब सबसे अच्छा लगा तो आपके सपनों के लिए पूरा करने के लिए कब शुरुआत करें? आज, अभी, इसी वक्त, या 1 साल बाद? 1 साल बाद बोलोगे चक्कर आने लगा, बोला नहीं नहीं अभी अभी करना, अभी करना। तुरंत शुरुआत कराओ उसकी, स्टार्टअप कराओ। अब उसे पूछना है कैसे करें, राइट स्टार्ट की रॉन्ग स्टार्ट। अगर आपको दिल्ली जाना है, भाई साहब एक बात, दिल्ली जाना है तो ट्रेन कौन सी पकड़ोगे, कोलकाता वाली या दिल्ली वाली? बोला दिल्ली वाली। तो दिल्ली जाना है तो आपको सही स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है इस बिजनेस में अगर आपको स्पीड पकड़ना है, आपको सही स्टार्ट करना है। कैसे करना है सही स्टार्ट? तो सही स्टार्ट आप फास्ट 8% के बारे में आप लोगों को बता सकते हो, जागरूकता फैला सकते हो। नहीं नहीं 1000 रुपए में ही कर सकते हो, क्यों करो 1000 रुपए में? आप सोचो आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो। आप पहले तो ये माइंडसेट हमें निकालना पड़ेगा, 1000 रुपए वाला, 500 रुपए वाला, 1000 रुपए जो पुराने जमाने में था। नहीं, अभी बात करना है। फास्ट 8% बात करेंगे तो एटलीस्ट फर्स्ट परचेज ऑफर तो शुरुआत करेगा। हमको लगता है हम बोलते नहीं, कई बार तो बहुत सारे लोग बोलते नहीं, हलक से बात ही नहीं आती। हम सोचते कि अरे हम अगर बोल दिए 10,000 तो सामने वाला क्या सोचेगा। अरे सामने वाला क्या सोचेगा वो भी हम ही सोचेंगे, तो सोचो कि फिर सामने वाला क्या सोचेगा। जो सोचना है सोचे वो, हमको तो बोलना है फास्ट 8%, बोलने का बस बिंदास करना है, समझे। ये एटीट्यूड बिल्ड करना है। हम कहते हैं हम नहीं बोल पाते, हमें मन में डर है। और कई बार तो हमको पहले से फीलिंग में दिमाग में रखो कि हमको लोग को सही शुरुआत करानी है बिजनेस में। सही शुरुआत अगर वो करेगा तो उसके बिजनेस में ग्रो करने के, आगे बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ब्राइट चांसेस है उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने के। हम तो जाके दिमाग में एक ही चीज होता है, आप जैसे प्लान दिखा लिए, सोच लिए, हम उसकी शकल पे पढ़ते हैं, फंसा, करेगा नहीं करेगा, ऐसे एटीट्यूड में देखते हैं। पहले से दिमाग को सुदृढ़ कर लो, मजबूत कर लो। यार मैंने प्लान दिखाया है ना तो 100% ज्वाइनिंग है, मैंने प्लान दिखाया ना तो 100% फास्ट 8% से करेगा। ये एटीट्यूड बिल्ड करो। नहीं अगर बिल्ड है तो रोज बोलना शुरुआत करो, थैंक यू गॉड, जितने भी लोगों को मैं ज्वाइन कराता हूँ फास्ट 8% से ज्वाइनिंग कराता हूँ, 10,000 से कराता हूँ, जो एटलीस्ट 10,000 तो बोल सकते हो दिमाग। इसको सिग्नल दो, इसको फिट करना है। अब इसके बाद जो फॉलोअप करने की बात आती है, जब भी लोगों को आप प्लान दिखा रहे हो तो बहुत सारे लोग ना बोलेंगे, बहुत सारे लोग हाँ बोलेंगे। सभी लोगों को जो है, जो लोग हाँ बोलते हैं उनको जो है एक अलग ग्रुप में आपने ऐड कर लिया। जो ना आपने ऐड करने में जो है कि आप पॉजिटिव मैसेजेस जो है कि आप डाल सकते हो, इरिटेटिव मैसेज जो है कि रेगुलर आप नहीं डालिए, एक मैसेज आप दिन भर में डालिए चलेगा। दूसरी बात, सोशल मीडिया का जमाना आ गया दोस्तों, तो आप सभी लोग जो है कि सोशल मीडिया के अब वक्त चल रहा है, तो लोगों को जो है कि तुरंत जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भिजवा सकते हो कि भाई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, कनेक्ट कर लेंगे।
आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, अगर आप कर पाए तो। इसे करने से क्या फायदा होगा? इससे ये होगा कि आपका अचीवमेंट्स, आपकी एक्टिविटी, आपकी बहुत सारी बातें 1 महीने बाद, 2 महीने, 4 महीने बाद भी जब आप फेसबुक पे एक्टिव रहोगे, तो उसको दिखाई देगा।